प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार पुनः मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में जब मैंने इसको समझाया था तो मुझे लगता है कि वो वीडियो बहुत साफ नहीं था और आप शायद उसको नहीं समझ पाए। और क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आज एक बार पुनः मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली समझा रहा हूँ। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसको हम इलेक्टोरल कॉलेज भी कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन किया गया है। इसका अर्थ ये है कि हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता सीधे नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चूँकि सीधे जनता राष्ट्रपति का चुनाव या चयन नहीं करती है, इसलिए इसको हम परोक्ष निर्वाचन भी कहते हैं या अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी कहते हैं। कौन-कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं? देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सम्मिलित होते हैं? एक तो जो जितने भी हमारे राज्य की विधानसभाएँ हैं और संघ राज्य क्षेत्रों की जो विधानसभाएँ हैं, उनके निर्वाचित सदस्य, ये आप ध्यान रखें, केवल निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। सभी राज्यों की विधानसभाओं और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों जो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन-कौन सम्मिलित हो गए? एक तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। ये उल्लेखनीय है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य, जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये जो सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। 17वें संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इस निर्वाचक मंडल में सम्मिलित कर लिया गया है। राज्यों में जो विधान परिषदें होती है, कुछ राज्यों में विधानमंडल 2 सदन का है, एक विधानसभा तो होती ही है, कई राज्यों में विधान परिषद भी हो सकती है, लेकिन जो विधान परिषद के सदस्य हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में मत का प्रयोग नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में एक विशेष तरीके से वोटिंग होती है, इस को हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मतलब, जिसको हिंदी में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है, उसमें होता है कि मतदाता जो है वो एक ही वोट देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। अर्थात बैलेट पेपर पर ये बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है और तीसरी पसंद कौन है। यानी आप इस बात को यूँ समझें कि अगर मान लो आपको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देना है, आप सांसद हैं या आप एमएलए हैं और आपको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देना है और राष्ट्रपति में 4 उम्मीदवार खड़े हैं, ए, बी, सी, डी। तो आपको जो बैलेट पेपर मिलता है, उस बैलेट पेपर में ए, बी, सी, डी चारों के नाम लिखे होते हैं। अब जो मतदाता है, उस मतदाता को उन नामों के आगे अपनी प्राथमिकता, ऐसा नहीं है कि किसी एक को वोट देना है, उसको चारों के आगे अपनी प्राथमिकता देनी है। प्राथमिकता का मतलब, मेरी मतदाता के रूप में आपकी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है, तीसरी पसंद कौन है और चौथी पसंद कौन है। जैसे ए, बी, सी, डी अगर ये उम्मीदवार हैं, तो आपकी पहली पसंद मान लो बी है, तो आप बी के आगे 1 लिख देंगे। आपकी दूसरी प्राथमिकता अगर सी है, तो उसके आगे 2। आपको आपकी प्राथमिकता बतानी होती है। इस तरह से 1, 2, 3, 4 प्राथमिकता के आधार पर आपको बताना होता है। अब जब गिनती होती है, तो गिनती के समय क्या होता है कि जो सबसे पहले पहली पसंद वाले के जो वोट होते हैं, वो गिने जाते हैं। अगर पहली पसंद के वोट में जितना एक कोटा चाहिए होता है, वो कोटा अगर उम्मीदवार प्राप्त नहीं करता है, तो फिर
जिसको सबसे कम वोट मिलते हैं, उसके सेकंड चॉइस को या दूसरी प्राथमिकता को देखा जाता है और उन दूसरी प्राथमिकता के वोटों को जो है वो सिंगल वोट की तरह मान करके ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसीलिए इस सिस्टम को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है। अ, अब इसमें जो वोट डालने वाले सांसद हैं और एमएलए हैं, विधायक हैं, उनके मतों को अलग-अलग वेटेज दिया जाता है या अलग-अलग प्रमुखता दी जाती है। यानी उनका मत मूल्य अलग-अलग निकाला जाता है। ये जो मत मूल्य है या ये जो वेटेज है, ये राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है और इस वेटेज को जिस तरह से तय किया जाता है, उसको हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, यानी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम कहते हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है, तो इसमें 3 शब्द हैं। वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु वह प्राप्त कर चुका हो, वह लाभ के पद पर ना हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं पूरी करता हो। ये जो है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अब जैसा मैंने कहा कि निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के सभी सदस्यों का मतमूल्य समान नहीं होता है। अ, पहले हम इस तरीके को भी समझें कि अगर किसी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य तो उसके प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य ही उसके अनुमोदक होते हैं। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन हर नामांकन पत्र के लिए उसके प्रस्तावक और उसके अनुमोदक अलग-अलग होने चाहिए। जमानत की राशि के लिए उसको 15,000 रुपए जमा कराने होते हैं निर्वाचक अधिकारी के पास या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उसको 15,000 रुपए की राशि जमा करानी होती है जमानत के तौर पर। अ, निर्वाचन के लिए अब प्रत्येक जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि सबका मत मूल्य समान नहीं होता, मत मूल्य निकाला जाता है, तो और वह राज्य की जनसंख्या के अनुरूप होता है। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले निकालते हैं विधानसभा सदस्यों के के सदस्यों का मत मूल्य। उसके लिए क्या करते हैं कि जितनी राज्य विधानसभा की उस राज्य की जो कुल जनसंख्या होती है, उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य की विधानसभा के जो कुल निर्वाचित सदस्य हैं, उनका भाग दे दिया जाता है और जो भागफल आता है, उसमें 1000 का भाग दे दिया जाता है। ये एक सूत्र होता है। किसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य निकालने का सूत्र ये होता है कि राज्य की जो कुल जनसंख्या है, उस राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग दे दिया जाता है और जो भागफल आता है उसमें 1000 का भाग से दे दिया विभाजित कर दिया जाता है। जैसे मान लें आंध्र प्रदेश की जनसंख्या है 4 करोड़ 43 करोड़ करीब 4 करोड़ 35 लाख 2,708 4 करोड़ 35 लाख के करीब ये जनसंख्या है आंध्र प्रदेश की और उसकी विधानसभा में सदस्य है 294। तो हम क्या करेंगे 4 करोड़ 35 लाख 2,708 में 294 का भाग दे देंगे। भाग देने पर ये करीबन भागफल ये आता है हमारे पास 1 करोड़ 47 लाख 968 के करीब। अब उसको जो भाग देंगे तो हम उसमें वापस 1000 से उसको भाग दे देंगे तो 148 आएगा। तो 148 जो है वो एक आंध्र प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य हो जाएगा। फिर जब हम विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य निकाल लेते हैं, उसके बाद हम संसद सदस्यों का मत मूल्य निकालते हैं। संसद सदस्यों का मत मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जितनी दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उन निर्वाचित सदस्यों का हम भाग देते हैं। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते 545 या लिखेंगे 543 ही होते हैं और ये होते 245, 238 होते हैं। तो आप इसको सही कर लीजिएगा 543 प्लस 238 से उस जो निर्वाचित सदस्य हैं
उनका जितना भी राज्य विधानसभा के सदस्य को जो मतमूल्य हमने निकाला, जैसे ये निकाला, तो हर का जो मतमूल्य आएगा हर राज्य का उसको जोड़ देंगे और जो टोटल आएगा उस टोटल में लोकसभा के जो 543 और राज्यसभा के 238 जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके टोटल का भाग दे दिया जाएगा। इस उससे एक संसद का जो है सांसद का मतमूल्य निकल करके आ जाता है। फिर हम निर्वाचन कोटा निकालते हैं। निर्वाचन कोटा निकालने के लिए ये होता है कि टोटल जो वोट होते हैं उसमें उस का एक तरीके से 50% उसका न्यूनतम कोटा होता है। वो जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक कोई उम्मीदवार विजयी घोषित नहीं किया जा सकता। अब मतों की गणना कैसे होती है? ये भी आप देख लें कि जो सूत्र होता है न्यूनतम कोटे निकालने का कि जितनी वैध मत है उन वैध मतों में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 का भाग दे देते हैं। यानी जितने मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए ले लूं कि 1000 वैध मत हैं और उस 1000 में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि कितने हैं? यहाँ पर एक ही, राष्ट्रपति एक ही चुना जाना है। 1+1 यानी 2 का भाग दे देंगे। तो किसी भी संख्या में 2 का भाग देते तो मतलब आधा 50% हो गया और जो आया उसमें एक और जोड़ दीजिए। तो ये जो है वो निर्वाचन का कोटा हो गया, न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटे का मतलब है किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए इतने कम से कम इतने वोट हासिल करना जरूरी है। अब इसमें गिनती कैसे होगी? गिनती के लिए वो मैंने कहा कि जैसे हर उम्मीदवार 4 जनों को वोट दे रहा है तो पहली दौर की गिनती में पहली प्राथमिकता के मत गिने जाएंगे। जैसे ए बी सी डी इनकी पहली प्राथमिकता गिनी गई। अब पहली प्राथमिकता में हम मान लें कि बी को सबसे ज्यादा वोट मिले, सी को उससे कम, डी को उससे कम और ए को सबसे कम वोट मिले, सबसे कम वोट ए को मिले। लेकिन इस पहले दौर में मान लो किसी को निर्वाचन कोटा जो न्यूनतम कोटा चाहिए वो नहीं मिला तो क्या होगा? जिसको सबसे कम वोट मिले, किसको मिले? ए को मिले, तो हम क्या करेंगे? एक के वोट वापस खोलेंगे और उसमें ये देखेंगे कि क्योंकि अब वो तो दौड़ से बाहर हो गया, तो अब उसके वोट खोल के ये देखेंगे कि उसकी दूसरी प्राथमिकता, जिन लोगों ने ए को पहली प्राथमिकता पे रखा था उन्होंने दूसरी प्राथमिकता किसको दी है। तो वो जो दूसरी प्राथमिकता के वोट होंगे, ए के जो वोट होंगे वो जिस जिसको दिया होगा उसको ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरीके से ये दौर तब तक चलता रहेगा जब तक कि न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। भारत में अभी तक के चुनावों में अधिकांशतः पहला जो राउंड होता है उसमें न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है। केवल एक बार ही ऐसा हुआ है जब दूसरी को दौर की जो दूसरी प्राथमिकता थी उसके वोट गिने गए हैं। तो ये राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली होती है जिसका वर्णन अभी हमने आपको किया है। थैंक यू।